हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। आपको मालूम होगा कि 19 से 22 जुलाई तक होने वाला है। तो एकदम जी जान लगा कर प्रैक्टिस सेट कीजिए दोस्तों। जितना समय देना है दे लीजिए प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपका रिवीजन होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दीजिए, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी ने नीति निर्देश तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो किसी ने दोस्तों नीति निर्देश तत्व को चेक बताया है, ठीक ना। ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है कि के अय्यर ने, कि ए हृदयनाथ कुंजरू ने, कि HV कामथ ने, कि KT शाह ने, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तक किसी ने कहा है दोस्तों चेक, क्या हो जाएगा 51 का आंसर। 51 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। KT शाह ने कहा है, ठीक ना। KT शाह ने ये बात कही है, चेक नीति निर्देश तत्व को चेक की संज्ञा दी है। 52 देख लेते हैं कि बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। तो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार किसे है दोस्तों, बिना संसद का सदस्य हुए बिना भी, ठीक ना। भारत के प्रमुख कानूनी सलाहकार को, कि भारत के महान न्यायवादी को, और ऑप्शन नीचे है कि भारत के महालेखा परीक्षक को, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 52 का आंसर दोस्तों। कौन बिना संसद का सदस्य हुए बिना भी भाग ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भारत के महान न्यायवादी को, ठीक ना। 52 का बी सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन ज़बरदस्त है। अब आपको सब ऑप्शन दिखाई देगा, वो 2 क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहा था। देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित है। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति किसमें सीमित है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों कि विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, कि संविधान में दी गई प्रक्रिया द्वारा, कि न्यायपालिका द्वारा दी गई प्रक्रिया द्वारा, कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक यानी न्याय पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित है। किस में सीमित है, क्या हो जाएगा 53 का आंसर। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा दोस्तों न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित है, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 54 देख लेते हैं। 54 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। तो केंद्र राज्य संबंधों से किसका संबंध है। पाल एल्पबली रिपोर्ट का, कि राजमन्नार समिति रिपोर्ट का, कि करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 54 का। 54 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राजमन्नार समिति रिपोर्ट। तो किसका संबंध दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से है। तो केंद्र राज्य से संबंध है दोस्तों राजमन्नार समिति रिपोर्ट का, ठीक ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। सरपंच करते हैं, उप सरपंच करते हैं, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, कि संबंधित क्षेत्र के समता मतदाता करते हैं, कि ऑप्शन ई। 55 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कि पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। 56 देख लेते हैं दोस्तों। 56 है कि किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कोई मतभेद हो गया विधेयक पर, तो संसद की संयुक्त अध्यक्षता बुलाया जाता है दोस्तों। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। राष्ट्रपति करता है, कि उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष, की संसद के सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष, की ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 56 का आंसर। 56 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन बुलाता है दोस्तों, अगर पूछे कि कौन बुलाता है, तो बुलाता दोस्तों उसको राष्ट्रपति है। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक ना, अनुच्छेद 108 के तहत। अगला देख लेते हैं दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन है कि संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है क्योंकि। संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है क्योंकि यह आकस्मिक संकट का सामना प्रभावी ढंग से नहीं कर सकती, यह सामाजिक आर्थिक विकास नहीं कर सकती, यह स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ कर सकती है, यह राजनीतिक और
राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती कि ऑप्शन ई में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 57 का आंसर दोस्तों? 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी, कि यह राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती। ठीक है, तो संघात्मक सरकार का एक कमजोर पक्ष ये है दोस्तों कि यह राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती। ठीक ना, 58 देख लेते हैं दोस्तों। 58 है कि किसने कहा कि दबाव समूह ने नेतृत्व दबाव समूह राजनीतिक दल सदन का नाम धारण कर लिया है। किसी ने ये बात कहा है दोस्तों कि दबाव समूहों ने तृतीय दबाव समूह राजनीतिक दल सदन नाम धारण कर लिया है। प्राइस ने कहा है, डाइसी ने कहा है, फाइनर ने, किलास्की ने, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 58 का आंसर दोस्तों? 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, फाइनर ने कहा है ये बात। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं 59 की केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। तो किसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना हुई? क्रिप्स मिशन के बाद हुई थी, आने के बाद हुई थी, कि क्रिप्स मिशन के जाने के बाद हुई थी, कि माउंटबेटन योजना को पेश करने के बाद हुई थी, कि कैबिनेट मिशन आने के बाद हुई थी, कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि कैबिनेट मिशन के आने के बाद दोस्तों केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक ना, अंतरिम सरकार की स्थापना, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। ठीक ना, 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था, 1946 में ही आया था। ठीक ना, मार्च 1946 में। तो ये कब हुआ था अंतरिम सरकार की स्थापना? तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद। ठीक ना, याद रख लीजिएगा। 60 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? दूसरा सदन कौन है सबसे शक्तिशाली? भारतीय राज्यसभा, अमेरिका की सीनेट, कनाडा की सीनेट, फ्रांस की सीनेट, की ऑप्शन ए। 60 का क्या हो जाएगा आंसर? 60 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की सीनेट दोस्तों सबसे द्वितीय शक्तिशाली सदन है। ठीक ना, याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं 61 नंबर, ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतरिम रूप देने के लिए संविधान निर्माती सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन इसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन है तो बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, के ऑप्शन ई। 61 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरदार पटेल थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों 62 नंबर की, संविधान का अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? 51 क, मौलिक अधिकार से, राष्ट्रपति के निर्वाचन से, संपत्ति के अधिकार से, मूल कर्तव्य से, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 62 का आंसर? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूल कर्तव्य से संबंधित तो अनुच्छेद 51 क। ठीक ना, 63 देख लेते हैं दोस्तों कि नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? आप वीडियो को रोककर ऑप्शन देख लीजिए। ठीक ना, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो क्या हो जाएगा 63 का आंसर? तो 63 का दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 64 नंबर है। 64 नंबर है कि बायोप्लाक तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो किस क्षेत्र में किया जाता है बायोप्लाक तकनीक का उपयोग? मधुमक्खी पालन में, खनन में, विद्युत उत्पादन में, सूती वस्त्र उद्योग में, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 64 का आंसर दोस्तों? तो 64 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक ना, देखिए दोस्तों बायोप्लाक दोस्तों एक जलीय जीवों से संबंधित है। ठीक है, जलीय जीवों यानी मत्स्य कह सकते हैं, तो मत्स्य पालन से संबंधित है दोस्तों बायोप्लाक। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मत्स्य पालन। तो जलीय जीवों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए दोस्तों बायोप्लाक तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो मत्स्य अगर उत्पादन रहेगा ऑप्शन में, चाहे मछली पालन भी रहेगा, तो ऑप्शन वही सही हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ई सही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत उत्पादन, न्यायोचित वितरण, केंद्रीकृत उत्पादन, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 65 का आंसर? तो 65 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, कि केंद्रीकृत उत्पादन। ये दोस्तों गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 66 नंबर की आर्थिक
असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? तो किस सिद्धांत का उपयोग किया था दोस्तों, या उपाय का उपयोग किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा का अंगीकार करना, न्यायशीलता का सिद्धांत के ऑप्शन ए। 66 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ये न्याय संहिता का सिद्धांत, ठीक ना, इसका उपयोग किया था गांधी जी ने। अगला देख लेते हैं दोस्तों 67 नंबर। 67 है कि भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा के ऑप्शन ए। 67 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भारत सरकार द्वारा दोस्तों 1 रुपये का नोट पूछ रहा है। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार जारी करता है, याद रख लीजिएगा, ठीक ना, नोट की बात कर रहे हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? दार्शनिक प्रणाली किस वर्ष शुरू की दोस्तों? ऑप्शन है 1955, 1956, 1957, 1958 के ऑप्शन है। क्या हो जाएगा 68 का आंसर? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1957, ठीक ना, 1957। 69 देख लेते हैं दोस्तों। 69 है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर किस पर निर्धारित की जाती है? निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तरलता विद्यमान द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा के ऑप्शन है। क्या हो जाएगा 69 का आंसर दोस्तों? 69 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि तरलता अधिमान द्वारा दोस्तों ब्याज दर निर्धारित किया जाता है। 70 देख लेते हैं कि अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं दोस्तों? सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं, आय सृजन नीति कहते हैं, महंगी मुद्रा नीति कहते हैं, निवेश नीति कहते हैं कि ऑप्शन ए। 70 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 70 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं, ठीक है। 71 देख लेते हैं दोस्तों। 71 है कि बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेती है, जिस पर जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है, कि जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है, कि जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से धन उधार लेता है। क्या हो जाएगा 71 का आंसर दोस्तों? 71 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जिस पर वाणिज्यिक बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है दोस्तों वही बैंक ब्याज दर मानी जाती है, ठीक ना, बैंक ब्याज दर। अगला देख लेते हैं दोस्तों 72 नंबर देख लेते हैं। 72 नंबर है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है? तो कौन ऐसा कार्य है दोस्तों जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय के कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य की ऑप्शन है। क्या हो जाएगा 72 का आंसर? 72 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ये दोस्तों केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, ठीक ना। देखते हैं 73 नंबर दोस्तों कि द आर्कटिक होम इन द वेदाज किसकी कृति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किसकी कृति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, बाल गंगाधर तिलक की, दयानंद सरस्वती की, विवेकानंद की, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 73 का आंसर दोस्तों? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक की कृति है दोस्तों कि द आर्कटिक होम इन द वेदाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 74 देख लेते हैं दोस्तों कि ल्यूमेन मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति प्लस का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्ति घनत्व का, चमक का क्या ऑप्शन है? यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखें, ठीक ना। क्या हो जाएगा 74 का आंसर? तो 74 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। ज्योति प्लस का मात्रक होता है ल्यूमेन। 75 दे देते हैं कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो ये आसान क्वेश्चन है, 4, 5, 6, 7 के ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा 75 का आंसर? तो 75 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 7 रंगों का मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश। 76 दे देते हैं कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो किस पर आधारित होती है दोस्तों परमाणु घड़ी? सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 76 का आंसर दोस्तों? 76 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक ना। सीजियम पर आधारित होती है, सीजियम का प्रयोग किया जाता है उसमें, इसीलिए वो चमकता है। देखते हैं दोस्तों कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब होता है?
वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा वास्तविक और अधोशीर्षी या आभासी और अधोशीर्षी की ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 77 का आंसर दोस्तों? तो 77 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस से, याद रख लीजिएगा। 78 देख लेते हैं कि परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, विवर्तन पर, परावर्तन पर, क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 78 का आंसर? तो 78 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक ना। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों पेरिस्कोप, जिसको परिदर्शी कहते हैं हिंदी में। 79 देख लेते हैं, ये प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन व्यतिकरण की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 79 का आंसर दोस्तों? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों प्रकाशीय फाइबर, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 80 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 80 नंबर है कि वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वह क्या है? उसका नाम पूछा है दोस्तों कि वह कौन सा तत्व है? थोरियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, ये ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 80 का आंसर दोस्तों? तो 80 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वो रेडियम है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 81 नंबर देख लेते हैं। 81 नंबर है कि कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो कौन धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में व्यवहार करता है? जिनान, बोरान, आर्गन, कार्बन की, ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 81 का आंसर दोस्तों? तो 81 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बोरान करता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 81 हो गया। 82 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन है? तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, शीशा है, कि ऑप्शन नहीं। 82 का क्या हो जाएगा आंसर? 82 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चांदी है। कौन है? चांदी है। 83 देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो सर्वाधिक हीन चालक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास लोहा, शीशा, सिल्वर, स्वर्ण, की, ऑप्शन नहीं। सर्वाधिक हीन चालक कौन है? क्या हो जाएगा 83 का आंसर? 83 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हीन चालक। ऑप्शन के अनुसार शीशा हो जाएगा, ठीक ना। हीन चालक का मतलब जिसमें करंट नहीं लगेगा वो हीन चालक कहलाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 84 देख लेते हैं दोस्तों कि कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु होता है? तो कांसा का क्या होता है दोस्तों? तांटी होता है। क्या होता है? तांटी। ता से तांबा और टी से टीन। तो कांसा किसका मिश्र होता है? तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 84 का सी। अगला देख लेते हैं दोस्तों 85 नंबर। क्वार्टज एक रूप है, क्वार्टज किसका रूप है? सिलिकॉन और डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, की, ऑप्शन नहीं। 85 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 85 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है क्वार्टज। अगला देख लेते हैं दोस्तों 86 नंबर कि स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में नहीं मिलता है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकिल, की, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 86 का आंसर? तो 86 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। देखिए दोस्तों टंगस्टन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाकी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन का भी, क्रोमियम का भी और निकिल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। 87 देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो रक्त के स्कंदन में कौन मदद करता है? ये आसान क्वेश्चन है, ए, डी, बी, के, की, ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 87 का आंसर दोस्तों? तो 87 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विटामिन के दोस्तों रक्त के स्कंदन में मदद करता है। 88 देख लेते हैं कि साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? तो किस में साइट्रिक एसिड होता है? इमली में, दूध में, सेब में, नींबू में, की, ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 88 का आंसर? तो 88 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नींबू में दोस्तों। नींबू में दोस्तों साइट्रिक एसिड होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 89 नंबर। 89 है कि मूत्र बनता है कि संग्राहक वाहिनियों में, कैलिसीज में, कि मूत्रवाहिनियों में, कि मूत्राशय में, की, ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 89 का आंसर दोस्तों? 89 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संग्राहक वाहिनियों में दोस्तों मूत्र बनता है। 90 देख लेते हैं दोस्तों कि मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली विधि औषधि को कहते हैं?
मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली विधि औषधि को क्या कहते हैं? एड्रेनलिन कहते हैं, मोरो यूरेटिक कहते हैं, डाई यूरेटिक कहते हैं, ट्राई यूरेटिक कहते हैं कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 90 का आंसर? तो 90 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि डाई यूरेटिक कहते हैं कि मूत्र के स्राव को ये दोस्तों बढ़ाता है, ठीक ना, बढ़ाने की विधि है। अगला देखते हैं कि एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं, एलील होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 91 का आंसर? तो 91 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों कि लिंग गुणसूत्र। तो एलोसोम क्या होते हैं? तब लिंग गुणसूत्र होते हैं। 92 देख लेते हैं दोस्तों। 92 है कि प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब किस द्वीप समूह में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में, बोवेट द्वीप समूह में कि सैंडविच द्वीप समूह में, क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 92 का आंसर? 92 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये है गैलापागोस द्वीप समूह पर दोस्तों स्थित है दोस्तों, ये पागोस द्वीप पर है डार्विन का मेहराब, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 93 नंबर। 93 नंबर है दोस्तों कि तिरुकुल्लर एक तमिल साहित्य है जो सबसे प्राचीन जीवंत तमिल व्याकरण चेरा किंग्स की प्रशंसा में रचित कवियों का संग्रह है कि नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ है कि तमिल बौद्ध साहित्य के ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 93 का आंसर? 93 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों तिरुकुरल, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 94 नंबर की सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत का, क्षुद्रांत यानी इलियम का, छोटी आंत का कि गुदा का, क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 94 का आंसर दोस्तों? 94 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, ये है बड़ी आंत का भाग है। 95 देख लेते हैं कि सबसे बड़ा श्वेत रूधिराणु कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा कौन है? लसीकाणु है, लिम्फोसाइट, एक केंद्रकाणु है, मोनोसाइट, बिम्बाणु है, थ्रोम्बोसाइट के ऑप्शन ए। ऑप्शन डी रक्ताणु है, लाल रुधिर कणिका एरिथ्रोसाइट की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों 95 का आंसर? 95 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कि सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों मोनोसाइट, ठीक ना। 96 देख लेते हैं कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल है, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, प्लेटलेट्स है, क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 96 का आंसर? 96 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लिम्फोसाइट है। 97 देख लेते हैं दोस्तों कि टू लाइव किसने लिखी है? बताइए। विक्रम सेठ ने, किरण देसाई ने, और उदवंती राय ने, कुशवंत सिंह ने, क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों 97 का आंसर? तो 97 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। ये किसने लिखी है? ये लिखा है दोस्तों विक्रम सेठ ने, टू लाइव। 98 देख लेते हैं कि बथुकम्बा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 98 का आंसर? तो 98 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, बथुकम्बा दोस्तों ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। अगला देख लेते हैं दोस्तों 99 नंबर है नगुल्टरम किस देश की मुद्रा है? लाओस की है, बांग्लादेश की है, नेपाल की है, भूटान की है, क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 99 का आंसर दोस्तों? तो 99 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भूटान में, ठीक ना। तो नगुल्टरम किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो भूटान की मुद्रा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट को सांस का देख लेते हैं कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? कोलकाता में, पुणे में, पटियाला में, ग्वालियर में, क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 100 का आंसर दोस्तों? तो 100 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पटियाला में दोस्तों नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल, ठीक ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, एकदम जी जान लगा दीजिए एक सीट पर करने के लिए।